नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश नीति का ये यूट्यूब मंच और देश नीति के इस खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आपका स्वागत है। सत्ता की जंग जब राजनेताओं तक, चुनाव लड़ने वाले और लड़ाने वाले लोगों तक सीमित रहती है तो समझ में आती है, लेकिन सत्ता की जंग में अगर राजभवन का इस्तेमाल होने लगे, लाट साहबों का इस्तेमाल होने लगे, गवर्नर इसमें एक पार्टी के रूप में सामने आने लगे तो न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है पंजाब के गवर्नर के मामले में। मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का भी पहुंचा था, लेकिन पंजाब के गवर्नर के मामले में जो बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही, उन बातों को सुनने के बाद, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद इस देश के तमाम लाट साहबों को, तमाम राज्यपालों को कम से कम संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप सचेत हो जाना चाहिए था। आमतौर पर राजभवनों के दुरुपयोग की जो कहानियां हैं वो आज से नहीं है, वो कहानियां इंदिरा गांधी के ज़माने से हैं। इस देश ने यह भी देखा है कि एक राज्यपाल का गिरेबान एक बड़े नेता ने पकड़ लिया था क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने का निमंत्रण किसी दूसरे को देने का फैसला किया था। यह भी देखा गया कि इस देश के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कड़ी टिप्पणियां करनी पड़ी। महाराष्ट्र का मामला ताजा उदाहरण है। बिहार में राज्यपाल की सिफारिश जो आई थी 2005 में रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार विधानसभा को भंग करना असंवैधानिक था। SR बोम्मई मामले में साफ साफ कहा गया कि बहुमत का फैसला और सरकारों का फैसला सदन के अंदर होगा, न कि राजभवन या किसी तीसरी जगह पे होगा। लेकिन बावजूद लाट साहबों की पूरी जमात, उस जमात का अधिकांश हिस्सा इन सब चीजों पर कान देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, पंजाब के मामले में साफ साफ कह दिया, वहां के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सत्र को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सत्र द्वारा पारित विधेयकों पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। और उसी परिस्थिति में, उसी आलोक में जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। निर्वाचित सरकार के द्वारा भेजे गए विधेयकों को, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किए गए कानूनों को राजभवन रोक कर नहीं रख सकता। अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अंतहीन समय तक रोक कर रखने की इजाजत उसे नहीं है। और जब अंतहीन समय तक रोक कर रखने की इजाजत नहीं है तो या तो उसे रिजेक्ट करे या पुनर्विचार के लिए भेजे। और पुनर्विचार के लिए भेजने के मामले में आपको पता है कि एक बार ही कोई गवर्नर भेज सकता है, दूसरी बार उसके पास आ जाए तो उसे साइन करना होगा या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे भेजना होगा राष्ट्रपति के पास। बीच का रास्ता कि अपने पास रखे हुए हैं, सत्र को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो महलनुमा आधुनिक दौर में लोकतंत्र के महल जो बने हुए हैं राजभवन, कहीं 150 एकड़ का, कहीं 50 एकड़ का, कहीं 30 एकड़ का, इस तरह के राजभवनों में रहने वाले राज्यपालों को, दुनिया की बेस्ट रिटायरिंग होम कहे जाने वाले भारत के राजभवनों में रहने वाले लाट साहबों को संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल यदि नहीं आए और वो ख्याल सुप्रीम कोर्ट को दिलाना पड़े तो निश्चय ही इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। बनवारी लाल पुरोहित ने कई विधेयकों को रोक कर रखा था। यूनिवर्सिटी का मामला था, दूसरे मामले थे, उसे रोक कर रखा था। और बिल्कुल यही काम रवि साहब जो वहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने किया। तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को उन्होंने रोक कर रखा था। और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया उसके बाद या उसके थोड़े ही पहले उन्होंने सभी को एक साथ रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद राज्य विधानसभा का एक दिन का सत्र वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बुलाया और उन 10 विधेयकों को पुनः पारित कराकर पुनः राज्यपाल के पास भेजने का काम किया है। अब वो कितने दिनों तक इसे लटका कर रखते हैं और कितने दिनों में फैसला लेते हैं। कम से कम इस देश में राजभवनों में रहने वाले राज्यपालों को भारतीय संविधान के व्याख्याकार का दर्जा जिस सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक निर्णयों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, देश के जाने माने वकील P चिदम्बरम ने भी आज ट्विटर पर अपने ट्वीट के माध्यम से इसी तरफ इशारा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उस फटकार के बाद उन्हें कम से कम संवैधानिक मर्यादाओं पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, संवैधानिक मान्यताओं पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब के मामले में जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
इस देश में सामान्य ज्ञान की एक सामान्य सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई फैसला देता है तो वो फैसला पूरे देश में, उसी मामले में वो पूरे देश में एक नजीर माना जाता है। और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक नजीर माना जाता है तो दूसरे राज्य के राज्यपाल यदि आनाकानी करते हुए दिखाई दे तो बहुत संभव है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक और कड़ी फटकार लगाई जाए और कड़ी फटकार के बाद कोई बड़ा संवैधानिक आदेश पारित करने पर न्यायालय को मजबूर होना पड़े। भारत में मौजूदा दौर में क्या नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष जिसके निर्णय सुप्रीम माने जाते थे, विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रीजनेबल टाइम फ्रेम के आदेशों की अवहेलना करते हुए मामले को यहां तक लेकर आए कि 11 मई के महाराष्ट्र का जो फैसला था उस पर कुछ नहीं कर पाए। अब तक सुप्रीम कोर्ट को 31 दिसंबर की डेडलाइन तय करनी पड़ी है और सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को लागू कराने के लिए डेडलाइन तय करनी पड़े। और कल को यदि ये नौबत आ जाए कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट और पहुंचे और कहें कि गवर्नर को डेडलाइन तय करने का आग्रह करें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अमुक विषय पर गवर्नर इस बिल को लटका कर रखे हुए हैं, उनके सामने डेडलाइन तय की जाए, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। शायद इसे राजभवन में बैठने वाले भारत के पूर्व राजनेता, ज़्यादातर भूतपूर्व राजनेताओं की जमात ही इसमें होती है। कई बार कहा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक नियुक्तियों से बचना चाहिए। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों पर बना, उन दोनों की सिफारिशें इस बारे में है। लेकिन जरा गैर राजनीतिक राज्यपालों पर भी नजर डाल लीजिए तो वो भी राजनीतिक राज्यपालों से कम नहीं है। राजनीतिक राज्यपालों में आप भगत सिंह कोश्यारी की गिनती कर सकते हैं, बूटा सिंह की गिनती कर सकते हैं, सैयद सिप्ते रजी की गिनती कर सकते हैं। राजनीतिक राज्यपालों में बनवारी लाल पुरोहित की गिनती कर सकते हैं। लेकिन गैर राजनीतिक राज्यपालों की बात करें, रोमेश भंडारी तो नौकरसात है। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में किया था वो जगदम्बिका पाल प्रकरण पूरा देश भूला नहीं है। तो सवाल राजनीतिक और गैर राजनीतिक का नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अपने पार्टी के हित और अपने वैचारिक आग्रहों को लेकर के संवैधानिक दृष्टि से उसको परिभाषित करने की जो कवायद है, ये खतरनाक परिपाटी है। और इस खतरनाक परिपाटी से इस देश में राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाले लोग खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी जाकर ये समस्या आ रही है कि राज्यपाल के पद पर बैठकर विधानसभा के पारित कानूनों को कोई अवहेलना कर दे रहा है। जरा गौर कीजिए, आज सतपाल मलिक साहब तमाम बातें कह रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन खुद उन्होंने 4-5 अगस्त की मध्य रात्रि क्या किया था, राष्ट्रपति को एक सिफारिश भेजी और सिफारिश में क्या कहा कि राज्य की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो विधानसभा के द्वारा पारित अधिकार, विधानसभा को मिले हुए अधिकार राज्यपाल के अधिकार है और राज्यपाल राज्य के पॉपुलर मैंडेट के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, लोकप्रिय जनादेश के बराबर खुद को मान लिया। और धारा 370 के सेक्शन बी को, धारा 370 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए धारा 370 के सेक्शन बी को खुद को विधानसभा और संविधान सभा के बराबर मानते हुए राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी कि इसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, महत्वहीन कर दिया जाए। यह भी राज्यपालों ने ही किया है। यह भी राज्यपालों ने किया है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद कहां तक पहुंचा और अंत में राज्यपाल को उपराष्ट्रपति बनाकर जब दिल्ली आए तब वो मामला ठंडा होता हुआ दिखा। और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद तो उनके सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन राजभवन में बैठे हुए लोग जब पॉपुलर मैंडेट से, लोकप्रिय जनादेश से चुनी गई सरकारों के आदेश को भारत के संवैधानिक दायरे में जो राज्य सूची में निर्दिष्ट विषय हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं या कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो विषय है, उसको लेकर विधानसभा ने अपने दायरे में, उस संवैधानिक दायरे में यदि कुछ पारित किया, कुछ कानून बनाए, तो राज्यपाल यदि अपने दिल्ली के आकाओं को देखने लगे, अपने पूर्व राजनीतिक दल या जिनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिस दल की सरकार के द्वारा वो अपॉइंट किए गए हैं, उस दल के हित को प्राथमिकता देने लगे तो संवैधानिक व्यवस्था चरमराने लगती है। चिदम्बरम ने यही बात कही, लेकिन चिदम्बरम ये बात कहते हुए भूल गए कि जिस दौर में वो देश के वित्त मंत्री थे, उस दौर में उनकी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 2 राज्यपाल पूरे देश ने देखा है। सैयद सिप्ते रजी झारखंड में किसी और को, शिबू सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं क्योंकि शिबू सोरेन यूपीए का हिस्सा है। और फिर उस सरकार का इस्तीफा होता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इतना लंबा समय बहुमत के लिए नहीं दे सकते, कम समय देना होगा। फिर शिबू सोरेन का इस्तीफा होता है,
तब जाकर के जिनके पास बहुमत के विधायकों का समर्थन था उनको बुलाया जाता है, अर्जुन मुंडा को बुलाया जाता है। चिदम्बरम साहब भी वित्त मंत्री थे, तब बिहार के राज्यपाल ने बिहार की 2005 में जिस विधानसभा के लिए चुनाव हुआ उसका गठन भी औपचारिक रूप से नहीं हुआ था, पहली सिटिंग भी नहीं हुई थी। आमतौर पर जो संविधान के जानने वाले हैं, जो 10वीं 12वीं क्लास में भी कम से कम सामान्य ज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की किताबें पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से माना जाता है। वो बैठक तक नहीं हुई थी, यानी जो विधानसभा गठित ही नहीं हुई उसे गठन के पहले ही उसकी भ्रूण हत्या करने का काम बूटा सिंह ने किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि राजभवनों के दुरुपयोग के मामले में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या यूनाइटेड फ्रंट, क्या जनता दल, सबके द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने कभी न कभी संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन में अपने तरफ से योगदान दिया है। हालिया दौर में ये कुछ ज्यादा हो गया है, ये बात जरूर है। हालिया दौर में बिलों को लटकाना, राज्य सरकारों को तंग करना, इस प्रक्रिया में तेजी आ गई है, ये बात कही जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन तय करने, राज्यपालों को निर्देश देने, इस हद तक यदि जाने पर मजबूर हो रहा है तो इन परिस्थितियों का निर्माण किसी और ने नहीं, राज्यपालों ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से खुद किया है। आखिर उन राज्यों से खबरें क्यों नहीं आती राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद की, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? उन्हीं राज्यों से खबरें क्यों आती हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं? मसलन भगवंत मान की पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, एमके स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में जो डीएमके की है, दोनों सरकारें यूपीए का पार्ट है। उद्धव ठाकरे की सरकार थी जब भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मामला आया और पूरे मामले में संविधान पीठ तक बिठानी पड़ गई। अभी भी वो मामला कुछ हद तक ही सोल्व हो पाया, अभी भी वो मामले पर डेडलाइन तय करने की नौबत आ रही है। तो अक्सर जो बवाल होते हैं, अक्सर इस तरह के मालाफाइड इंटेंशन के साथ, इल इंटेंडेड यानी बीमार मानसिकता के साथ विपक्षी दलों द्वारा निर्वाचित सरकारों को, विपक्षी दलों की सरकारों को तंग करने की जो पूरी रवायत है, ये राजभवन के माध्यम से यदि चल रही है तो सर्वोच्च न्यायालय का पंजाब के मामले में फैसला इसे एक नजीर माना जाना चाहिए। लेकिन नजीर माने जाने के बावजूद मी लॉर्ड के आदेशों को पालन करने की इच्छा दिखाने के बावजूद क्या वाकई वो इच्छा दिखाने की इच्छा शक्ति उन राज्यपालों में है जिनसे ये उम्मीद की जाती है? और यदि होती तो तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब इस तरह की हरकत नहीं करते। और आने वाले वक्त में कौन से राज्यपाल क्या करेंगे, जरा इस पर भी नजर बनाए रखिए, बहुत कुछ होने वाला है। एक राज्यपाल बिहार में थे, अब वो बिहार के राज्यपाल नहीं है, लेकिन बिहार में राज्यपाल थे तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के कितने तरह की बातें कही गई। बिहार में तो लोग उन्हें राज्यपाल को भ्रष्टपाल तक कहने लगे थे, उन राज्यपाल महोदय को। ये हालात यदि भारत में राजभवनों को लेकर हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय सर्वोच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय ने यही काम किया है कि जब संवैधानिक पद पर बैठ गए तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठिए। नहीं उठ सकते तो संवैधानिक पदों को तिलांजलि दे दीजिए, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की मूल आत्मा को, मूल भावनाओं को मारने की कोशिश मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।